एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कोई संकट नहीं है। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात कोरोना के मुद्दे पर हुई और महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राजनीति कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बतौर शरद पवार जिन्होंने बात की न्यूज 18 इंडिया से फोन पर, उन्होंने साफ किया कि जो हाल में मुलाकातें हुई हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, उनकी और प्रफुल्ल पटेल की, उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं और महाराष्ट्र सरकार को कोई संकट नहीं है। यही नहीं, उन्होंने आगे जाते हुए यहाँ तक कहा कि तीनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद भी नहीं है, सब कुछ ठीक है और जो राजनीति की जा रही है वो सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये कोरोना से निपटने का वक्त है। और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पे भी भरोसा जताया उन्होंने बातचीत में और ये कहा कि उद्धव ठाकरे सबको लेकर चलते हैं। हालांकि राजनीति में बयानबाजी और जो अंदर होता है उसमें बहुत फर्क होता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत कोई अलग करवट लेती है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहा जाता है शरद पवार को लेकर कि बयान के बाद जो आगे की तस्वीर होती है वो कई बार अलग होती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो देखना होगा कि महाराष्ट्र के इस पिक्चर में अगला पड़ाव क्या निकल कर आता है। आप बने रहिए, खबर को ट्रैक करते रहिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। दिल्ली पुलिस आज 20 देशों के 83 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी उनमें सऊदी अरब के 10, चीन के 7 और ब्राजील के 8 जमाती शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी, यानी कि लगभग 40 मिनट का वक्त है जब ये चार्जशीट दाखिल करने के लिए पहुंचेगी दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में। और ये तबलीगी जमात से जुड़ी हुई जो लगातार खबरें आ रही हैं उनके बीच 20 देशों में जो आंकड़ा है, इस आंकड़े पर गौर करने की जरूरत है। 20 देशों के 83 जमातियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल होने वाली है। जिन विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी उनमें सऊदी अरब के 10, चीन के 7, ब्राजील के 8 जमाती शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आज दोपहर 2 बजे साकेत कोर्ट में, दिल्ली की साकेत कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल करेगी। उनमें क्या कुछ होगा ये भी अपने आप में अहम होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस चार्जशीट के दाखिल होने के साथ ही इन जमातियों की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। ये जमाती लगातार इस तरह की खबरें आई कि वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, इस चार्जशीट को लेकर और क्या खबरें आ रही हैं? जी देखिए, 20 देशों के ये 83 जमाती थे जो वीजा उल्लंघन करके और गैर कानूनी तरीके से ये भारत आए थे और उसके बाद ये मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीधे तौर पर जो ये चार्जशीट है ये 20 अलग अलग देशों के जो जमाती हैं उनके खिलाफ आज दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में दाखिल करने वाली है और इसमें सीधे तौर पर जो मरकज, मौलाना साद और उनका जो ट्रस्ट है उन तमाम लोगों के नाम इसके अंदर दर्ज किए गए हैं। फॉरेन एक्ट और आईपीसी कई धाराओं में ये चार्जशीट आज साकेत कोर्ट में पेश की जाएगी और इसमें सीधे तौर पर इस बात का भी जिक्र किया हुआ है कि जब दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया था और उसके बाद जब जो लोगों की गैदरिंग है उस पर मनाही थी तो उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है और मौलाना साहब ने भीड़ को जानबूझ के मरकज में रुकवाया था। इसमें विदेशी जमाती भी शामिल थी, तो उसी को देखते हुए एक बकायदा पूरी लिस्ट तैयार हुई थी। पहले इनकी एलओसी खुली थी, इनके पासपोर्ट जब्त हुए थे विदेशी जमातियों के और उसके बाद अब जो 83 जमाती है उनके खिलाफ ये चार्जशीट आज 2 बजे साकेत कोर्ट में पेश होगी। ठीक है आनंद, आप इस खबर को ट्रैक करते रहिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। राउरकेला कंटेनमेंट जोन के हिस्से में बैरिकेडिंग खोलने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। मंगलवार को भारी भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ जुटी और जनता निवास से आनंद भवन लेन के बीच के बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। हंगामा तोड़फोड़ से रोकने पर भीड़ ने पुलिस के साथ हंगामा किया। ये तस्वीर आपको उसकी गवाही देती हुई लोगों को निशाना भी इस दौरान बनाया गया। इसी बीच भीड़ पथराव पर उतारू हो गई, जिसमें दर्जन भर पुलिस वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी घायल हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के राउरकेला की ये तस्वीरें हैं जहां पर राउरकेला में भीड़ का हंगामा साफ दिखा। इतना ज़्यादा ये हंगामा बढ़ गया कि लोगों ने वहां पर मौजूद पुलिस पर पथराव शुरू किया। हमारे सहयोगी अमिया रंजन इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिया, अभी हालात काबू में है? जी, अभी हालात हम लोगों नहीं बोल सकते कि पूरी तरह काबू में है। देखा जाए तो थोड़ा सा शांत हुआ सिचुएशन, लेकिन पूरी तरह काबू में नहीं आया है। दूसरी तरफ जो है
जो प्रदर्शनकारियों हैं कंटेनमेंट जोन का अंदर कुछ लोगों ने जो पूरा वाल मचा के रखे हुए हैं, वो लोगों खड़े हुए हैं और सारे बैरिकेटिंग और पुलिस चौकी और पुलिस का जितना जो टेंट लगा हुआ था सारे चीज तोड़ चुके हैं। ऐसे कि कुछ पुलिस कर्मचारी हैं उन लोगों में कुछ घायल हुए हैं। तो देखा जाए कि जो रिपोर्टिंग हम यहाँ हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरह से राउरकेला में कंटेनमेंट जोन के हिस्से में बैरिकेडिंग खोलने को लेकर यह हंगामा हुआ है। और आज ही की ये तस्वीरें हैं जहाँ भारी भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ जुटी और जनता निवास से आनंद भवन लेन के बीच की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग इस कंटेनमेंट जोन में लगातार उत्पात मचाते हुए नजर आए। हंगामा और तोड़फोड़ रोकने के लिए भीड़ पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। इस दौरान हंगामा और बढ़ा, फिर बाद में हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को ही निशाना इस भीड़ ने बनाया, जिस वजह से पुलिस के साथ साथ कुछ लोग भी जख्मी हो गए हैं। दर्जन भर पुलिस वालों की जानकारी है जो घायल हुए हैं और आसपास के लोग भी उसमें शामिल हैं। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और ये देखिए किस तरह से पूरा आसपास का जो इलाका है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन को अगर खोला गया तो कोरोना वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस दौरान आप देखिए कि लगातार जो लोग पुलिस वालों के साथ मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं। तो पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन लोगों को अपने साथ ले जाते हुए ताकि उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके। ये तस्वीरें बहुत अहम इस लिहाज से है क्योंकि कंटेनमेंट जोन को अगर खोला जाता है तो मुश्किलें और बढ़ सकती है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझना चाहते। नतीजा ये हंगामा तोड़फोड़ की ये तस्वीरें, लोगों का बवाल और पुलिस का लाठीचार्ज दोनों ही ये बता रहा है कि वहां पर माहौल टेंस है। लेकिन ये तनाव कब तक कायम रहेगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए धुआं भी निकलता हुआ दिख रहा है, आगजनी की कोशिश की गई है। अगर कंटेनमेंट जोन में इस तरह की गतिविधि होगी तो पुलिस किस हद तक हालात को काबू कर पाएगी, क्योंकि पुलिस को भी तो ये समझना है कि भाई उनकी भी सुरक्षा है, उनको अपना भी ख्याल रखना है। ऐसे में अगर लोग जिनकी सुरक्षा के लिए वो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें ही इस तरह से उत्पात करते हुए देखा जाएगा तो पुलिस फिर क्या कर सकती है? पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन लाठीचार्ज का सामना भी पुलिस को पथराव झेल कर करना पड़ा, जिसमें दर्जन भर पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। और अभी भी लगातार देखिए वो जो बैरिकेडिंग की गई थी लकड़ियों से और कुछ चीजें ऐसी इकट्ठा करके ताकि लोग उस इलाके से बाहर ना निकल पाए, लोगों को काफी गुस्सा था। ये समझना होगा कि कितने दिन से कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, लेकिन अगर एक भी मामला वहां पर लगातार सामने आ रहा है तो इस कंटेनमेंट जोन को कैसे खोला जा सकता है, ये बात शायद वहां के लोग नहीं समझ रहे हैं। कोरोना महामारी के संकट के बीच मुंबई के केईएम अस्पताल में कर्मचारियों ने आज हड़ताल की है। कर्मचारियों ने अस्पताल के डीन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई थी, जबकि बीमार होने पर भी अस्पताल ने उस कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी थी। तो ये बेहद दुखद खबर है कि केईएम अस्पताल में, जो कि काफ़ी जाना माना अस्पताल है, वहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। और अगर इस आरोप में सच्चाई है तो वाकई में उस मरीज को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये तमाम बातें जाँच का विषय है। कोरोना महामारी के संकट के बीच मुंबई के केईएम अस्पताल में कर्मचारी ने आज हड़ताल की है। वजह, एक कर्मचारी बीमार था, लगातार उसे बुलाया गया, लेकिन उसकी ये जानकारी मिली कि वो कोरोना वायरस से परेशान था, फिर उसकी मौत हो गई। और लोगों को लगता है, वहाँ कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें इसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिस वजह से उसकी मौत हुई। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के 18 कर्मी पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल से ही एयरपोर्ट चालू हुआ है। यहां तैनात सीआईएसएफ के 18 कर्मचारियों को पहले क्वारंटीन किया गया था, लेकिन कल इन सभी को जो रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटों में सीआईएसएफ के इन 18 घंटों में कोरोना पॉजिटिव खबर आने की जानकारी वाकई में चिंता में डालती है। और ये भी जानकारी आपको पहले से ही है कि किस तरह से एयरपोर्ट को चालू किया गया और इस दौरान ये खबर वाकई में परेशान करने वाली है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ गई है, जिन्हें बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं। सभी मजदूर यूपी के बस्ती जाना चाहते थे। लॉकडाउन 4 के बाद लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं उनका पलायन जारी है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त गाजियाबाद यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास हैं और ये जो मजदूर हैं यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए थे। यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं थी, जिसके बाद
अब इन मजदूरों को यहाँ से दिल्ली पुलिस समझा बुझाकर इस बस में भिजवा रही है ताकि इस बस के जरिए उन्हें शेल्टर होम ले जाया जा सके। और सबसे अहम चीज़ है कि ये सभी मजदूर यूपी या फिर बिहार की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन तेज धूप की वजह से दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है कि इनको इसी जगह पर यहाँ से शेल्टर होम की तरफ ले जाया जाए। और इन सभी को बसों में बिठाकर शेल्टर होम ले जाया जा रहा है जहाँ उनकी स्क्रीनिंग होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं इधर दिखाना चाहूँगा, जो मजदूर हैं वो सुबह से लगातार अलग अलग झुंड बनाकर यहाँ पर दूर दूर तक खड़े हैं। यहाँ पर कहाँ से आए हो? सर आए हैं बवाना से। कहाँ जाएंगे वो बिहार। क्या कहा गया? जाएंगे यहाँ से रुका हुआ था। हाँ क्या कह रहे थे? कह रहे थे वही खाना दाना मिल ही नहीं रहा था, क्या करे सर। देखिए इनकी खाने पीने की समस्या, छोटे छोटे बच्चे लेकर ये सभी यहाँ से बिहार और यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए तैयार है। पैसा खत्म होने के बाद और रोजगार खत्म होने के बाद इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि परिवार को कैसे चलाएं। लेकिन इस तरह से पलायन जो है अभी भी लगातार मजदूरों का जारी है। और उधर राजस्थान में आज से रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा शुरू हुई है, जिसके बाद जयपुर में जगह जगह टैक्सी और ऑटो खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि राजस्थान में टैक्सी और ऑटो को सिर्फ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक ले जाने की इजाजत है। राजस्थान में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया। आज से टैक्सी और ऑटो को भी रेड जोन के अंदर चलाने की अनुमति दे दी, लेकिन सिर्फ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए। इस वक्त हम जयपुर के अजमेर रोड बाईपास पर हैं और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ अजमेर रोड बाईपास पे भीड़ लगी रहती है मज़दूरों से लेकर टैक्सी। अब टैक्सियाँ आज लगनी शुरू हो गई है और ये टैक्सियाँ अजमेर जाने के लिए, बाहर के लिए हालांकि इजाज़त नहीं है, लेकिन लग रही है टैक्सियाँ। टैक्सी लेकर ये टैक्सी आपकी है? जी सर। कहाँ जाएंगे? अभी कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो 12 बजे बाद में घर चल जाते हैं। आपने आज ही लगाई है, आप लगा रहे हैं हमेशा? नहीं, आज ही आया हूँ सर, मैं तो घर। आज ही आए हैं जी। अब क्या मिल रही है सवारी? नहीं मिली तो इंतज़ार में है। सरकार ने हालांकि काफ़ी शर्तें लगाई है, लेकिन ये जानकारी ग्राउंड लेवल पे टैक्सी वालों को नहीं है कि इजाज़त किन किन रूट पर जाने की है। यानी कि परमिशन बहुत लिमिटेड है रेड जोन के अंदर, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की। लेकिन टैक्सी वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ की सवारी मिल जाए वहीं ले जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच खबर यह है कि कोरोना के बढ़ते संकट का असर अब महाराष्ट्र के सबसे बड़े गणेश उत्सव पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई के मशहूर GSB वडाला गणेश मंडल ने इस साल गणपति उत्सव न मनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र का ये पहला गणेश मंडल है जिसने कोरोना महामारी के बीच सावधानी बरतते हुए इस साल सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। मुंबई में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है पूरे महाराष्ट्र के लिए, और अगर एक मंडल ने फैसला किया है तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे दूसरे राज्य पर तमिलनाडु है, जहां पर मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। और इसी के तहत तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां मरीजों की संख्या 14,460 हो गई है। चौथे नंबर पर है ये आंकड़ा दिल्ली का, 14,000 के पार है। और राजस्थान 5वें नंबर पर, जहां पर 7,300 आंकड़ा पहुंच गया है। इस वक्त का मुद्दा लॉकडाउन से जुड़ा है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को पूरी तरह नाकाम बताया है। ऐसे में मुद्दा यही है कि लॉकडाउन पर राहुल गांधी के सवाल कितने सही हैं। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 4 चरणों का जो लॉकडाउन किया था वो पूरी तरह नाकाम रहा। राहुल गांधी के मुताबिक लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने के लिए प्लान बी देश को बताना चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। विक्रांत, आपसे जुड़ूं उससे पहले
आपको हम बताते हैं कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा क्या है कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, सीधे मैं आपसे सवाल करूंगी, वो ये कि राहुल गांधी को लगता है कि लॉकडाउन फेल हुआ, ऐसा क्यों ना माना जाए? इसके तर्क क्या हैं आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा पुत्र तो राहुल गांधी का स्वयं, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है अकेले मोदी जी ने सबसे पहले ले लिया। ये कृपा करके बताएं, क्या महाराष्ट्र में और पंजाब में 25 तारीख के पहले लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं लग गया था क्या? एक प्रश्न से तो महाराष्ट्र और पंजाब की जो सरकारें हैं, क्या उसको जो है वो अपनी सरकार नहीं मानते हैं? कांग्रेस से कोई लेन देन नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल वो कह रहे हैं कि साहब लॉकडाउन के बारे में आप बताएं। भाई, मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन मुख्यमंत्रियों का नाम कृपा करके बताएं, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का, जिन्होंने लॉकडाउन करने का विरोध किया हो, लॉकडाउन के विस्तार का विरोध किया हो। और अगर उनको लगता है कि लॉकडाउन जो है इससे कोरोना से लड़ने में सफलता नहीं मिल रही है और लॉकडाउन खोल देने से सफलता मिल जाएगी, तो उनको पंजाब सरकार है, राजस्थान सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, इनकी तरफ से प्रस्ताव भिजवाना चाहिए ताकि उस पर विचार किया जा सके कि भाई ये राहुल गांधी की एक विचार है जिसको इनके मुख्यमंत्री जो बैठक में बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी इस प्रस्ताव को स्वीकारते हैं और इन मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों से केंद्र की जो बैठक होगी उस बैठक में कहेंगे इनके चीफ सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज को भेजें कि साहब हमारे यहाँ लॉकडाउन जो है हटा देने से हम कोरोना से बेहतर लड़ पाएंगे। ये राहुल गांधी जी को तय करना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री कहते हैं लॉकडाउन का विस्तार होना चाहिए। उनका एक मुख्यमंत्री जो है सवेरे कहता है कि साहब जो है अनिल देशमुख आते हैं महाराष्ट्र में। प्रेम जी, मेरे ख्याल में उन्होंने लॉकडाउन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी सुरेंद्र राजपूत जी, पहले पूरा राय मशवरा लिया गया मुख्यमंत्रियों से, सचिवों से, हर तरह की कोशिश की जाए कि एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो, उसके आधार पर फैसला लिया जाए। तो आपको अब क्या दिक्कत आ रही है? खुद भी आप तब साथ में थे, अब आप आलोचना कर रहे हैं। देखिए प्रीति, जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे पहले लॉकडाउन का निर्णय 21 दिन का लिया गया हो, चाहे दूसरे लॉकडाउन का निर्णय लिया गया हो अगले 14 दिन का, एक लॉकडाउन के निर्णय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से मशवरा नहीं किया। उसके बाद जब लॉकडाउन फेल होने लगा तब अपनी फेलियरिटी को दूसरे के सर पे डालने के लिए उन्होंने कुतर्क करके, जैसे प्रेम शुक्ला जी भी राहुल जी के लिए कह रहे थे, ये लॉकडाउन की जिम्मेवारी अब राज्यों पर अब डाली जब वो पूरी तरीके से फेल हो गए, इसलिए वो बैकहैंड में चले गए। और कहीं ना कहीं इस समय सारी की सारी जिम्मेवारी अभी तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों पर डाली है, अगले चरण में वो सारे डीएम पे डाल देंगे और आखिरी में आकर के ग्राम के प्रधानों पर डालेंगे। इस तरीके का इनका नजरिया है। चूंकि इनका कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, इनका दृष्टिकोण जितना कुछ भी है वो हीरोइज्म का है कि मैं सुपरमैन हूं, मेरा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है वो सुपरमैन है, इसके अलावा पूरा मंत्रिमंडल कोई वो नहीं है। प्रेम शुक्ला जी से भी कोई राय मशवरा नहीं लेंगे, अपनी पार्टी के मंत्रिमंडल से कोई राय मशवरा नहीं लेंगे। और सुपरमैन तो राहुल गांधी भी नहीं है, तो उन्होंने भाई विपक्ष होने के नाते ये तपाक से कह देना कि लॉकडाउन फेल हुआ, आपके पास प्लान बी क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा लगता है सुनने में और लगता है कि क्या विपक्ष ने सवाल पूछ दिया, लेकिन आपके पास एज अ विपक्ष प्लान बी क्या है? आपने क्यों नहीं बताया? आप बता देते। हाँ, मैं आपको प्रीति जी बहुत बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर आपने उनके प्लान बी को सुना होता तो निश्चित तौर पर ये सवाल आप न करती। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, लॉकडाउन के समय आप तैयारी कर लीजिए, जब लॉकडाउन खुलेगा तब केस बढ़ेंगे, उस समय आपके पास पूरे हॉस्पिटल होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, मजदूरों की जेब में पैसा होना चाहिए, सारे के सारे किसानों की जेब में पैसा होना चाहिए, ताकि कोरोना की लड़ाई को हम
दोनों फ्रंट पर, चाहे बीमारी के फ्रंट पर हो और चाहे वो आर्थिक फ्रंट पर हो, दोनों पर हम लड़ सके। अगर हम ये सारे के सारे सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही, हमने तो उसके अलावा भी ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन कहा राज्यों को बनाए, तो इन्होंने, हम धन्यवाद देंगे, इन्होंने ये बात मान ली, लेकिन बहुत देर में मानी। तो हम ये कह रहे हैं, हम तो सकारात्मक सुझाव देते जा रहे हैं। अब भी हम सरकार को कहते हैं कि न्याय योजना की तरीके से आप 7,500 रुपए मजदूरों के खाते में डालिए और लॉकडाउन को धीरे धीरे फेस मैनर में कम कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो 15 लाख कोरोना के पेशेंट कह रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15 लाख। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि मजदूरों के पास पैसे होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ पैसे ही होने चाहिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, ये भी बात गलत है। आप किसी भी श्रमिक को अगर पैसे देंगे तो कुछ महीने दे सकते हैं। ऐसे में प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों को क्या करना चाहिए मजदूरों के लिए जो आप लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बताइए सुरेंद्र राजपूत जी को, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी को कि मजदूरों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। शिकायतें देखिए, ये शिकायतें कैसे करते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं, इसका आपको उदाहरण देता हूं। आज राहुल गांधी जी ने कहा किसानों को, गरीबों को हमारे राज्यों में भोजन दिया जा रहा है और पैसे दिए जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, बता दें कितने लोगों को पैसा दिया, कितने लोगों को भोजन दिया। पंजाब की क्या सारे किसानों को, सारे गरीबों के अकाउंट में पैसे पड़ गए? क्या राजस्थान में सारे लोगों के अकाउंट में पैसे पड़ गए? तो राहुल गांधी जी झूठे व्यक्ति हैं, दम्भी हैं और वो कोरोना के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग चाहते हैं, लेकिन उसमें भी हर बार वो फंस जाते हैं। उनका संकट है, उनको पास अपने मुख्यमंत्रियों से भी कोई फीडबैक लेकर अगर वो बैठेंगे तो मुझे लगता है कोई सकारात्मक चर्चा करेंगे। वो सकारात्मक बातें कर ही नहीं रहे हैं, वो नकारात्मक एक रट लगा के रखी है कि सर अरे भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप बताइए कि जो है वेंटिलेटर्स के उत्पादन में हमने बढ़ोतरी की कि नहीं की, कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमने मास्क की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सैनिटाइजर्स बढ़े कि नहीं बढ़े। अगर ये लॉकडाउन नहीं किया गया होता, सीधा खोल दिया गया था, और मेरी राय नहीं है, कोरोना विशेषज्ञों की राय है कि भारत में मृतकों की संख्या 50,000 के पार गई होती। तो अब ये कह रहे नहीं लॉकडाउन ही आपने गलत कर दिया, फिर कह देते हैं कि नहीं साहब फेज मैनर में आप लॉकडाउन ओपन करना शुरू कीजिए। ये आपकी सारी बात सही है, लेकिन बात तो ये भी है ना कि भाई आपने जिस तरह से लॉकडाउन खोला और केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी है, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी। राहुल गांधी ने केंद्र से कोरोना से निपटने के लिए प्लान बी भी पूछा है और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? विक्रांत, राहुल गांधी प्लान बी के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे से पहले ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जिसमें अमेरिका, चाइना समेत तमाम ऐसे देश हैं जो अभी भी इस बीमारी से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, वो अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसे प्लान बी महज 64 दिनों में क्या मुमकिन है? और आपको लगता है कि क्या सरकार वाकई में ए के बारे में ही सोच रही होगी, प्लान बी के बारे में कोई विचार विमर्श या स्थिति नहीं दिख रही होगी उसको? देखिए, बिल्कुल सरकार विचार विमर्श तो कर ही रही होगी। और एक चीज़ मैं लॉकडाउन के संदर्भ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन जिस समय लगा था और लॉकडाउन पूरी दुनिया में जिस तरह से देशों ने लगाया, उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य था। सभी को पता था कि कोरोना की बीमारी जो है वो एकदम से ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बीमारी अभी लंबी चलेगी, इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। लेकिन सभी राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को एक समय चाहिए था, क्योंकि कोरोना हमारे लिए एक नई बीमारी था और हमारा देश उसके लिए कतई तैयार नहीं था, ना ही राज्य सरकारें तैयार थी। तो लॉकडाउन का जो असली और मूल उद्देश्य था कि राज्य सरकारें भी अपने आप को इक्विप्ड कर पाए और केंद्र सरकार भी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर पाए कि उस लॉकडाउन की अवधि के दौरान हमारे अस्पताल इस लायक बन जाएं कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उनको इलाज देने में सक्षम हो, अस्पतालों के पास वेंटिलेटर की स्थिति हो। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने सुधार किया है। कई ऐसे राज्य सरकार हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया इस कोरोना काल में और आज उनके राज्यों की स्थिति भी बेहतर हुई है, इसी कारण कि उन्हें लॉकडाउन
लॉकडाउन में वो समय मिल गया। तो ये कह देना कि केवल मामले बढ़ रहे हैं वो एक सूचक होगा कि लॉकडाउन फेल हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना की संख्या कंट्रोल करने का मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि राज्य और केंद्र सरकारों को ज़्यादा इक्विप्ड करने का था। और दूसरी बात जो अब प्लान बी की है, तो निश्चित तौर पर अब चूंकि 31 तारीख भी सामने आ रही है, जब ये 4th लॉकडाउन खत्म होगा, उसकी अवधि खत्म होगी, एक तरह से हमने देखा कि इस लॉकडाउन में अब तमाम चीज़ों को खोल दिया गया है और अब कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर अभी भी रोक बची है। तो निश्चित तौर पर और मामले दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारों के दिमाग में भी ये बात थी, इसी कारण कई राज्य सरकार भी कह रही थी और केंद्र भी कह रहा था कि अब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ प्लान केंद्र के पास जरूर होगा जो 31 के पहले सामने आना चाहिए। आपकी बातों को सुरेंद्र जी बड़े गौर से सुन रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी से न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अरुण सिंह ने जब मजदूरों पर उनसे सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या था, वो भी सुन लीजिए। पिछली जो कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको आपने अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूं कि आप गए थे माइग्रेंट लेबरर्स से मिलने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वो सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते, उनके कुछ बिलोंगिंग्स, उनके कुछ सामान, उनके कुछ बैगेज उठा लेते, उनकी मदद करते। तो अगली बार आप टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह आप ध्यान में रखेंगे अगली बार जब घर से बाहर निकलेंगे। नहीं, देखिए, मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है, मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है, ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाकर मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, आप जाने देंगे, कुछ प्रस्ताव आगे बढ़ाएंगे आला कमान तक? उनकी स्थिति कलावती जो संसद में खड़े हुए 2008 में कहा, कलावती के घर में प्रकाश लाने के लिए हम परमाणु समझौता कर रहे हैं। उनके कलावती से मुलाकात में उनके दामाद ने भी आत्महत्या कर ली और कलावती कहाँ है पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी कभी जो है मजदूरों के साथ शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बंद करें, वो कोई उनके पास सकारात्मक कोई चीज हो तो बताएं। ये वही राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो है कागज फाड़ के बिल खत्म कर देते थे। उनको समझना होगा कि देखिए, इस देश में एक संवैधानिक लोकतंत्र, उसकी एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था है। उस स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था में आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, उसमें आप प्रस्ताव रख दीजिएगा सब आपके मुख्यमंत्री कि हमारे नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में टहलना चाहते हैं, वो जो है कोरोना। उन्होंने तो पूछा है ना आपसे, तो प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने पूछा है कि भाई आर्थिक मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है, उन्होंने सीधा सवाल पूछा है आपसे। आर्थिक मोर्चे के पूरा पैकेज देखिए, आर्थिक मोर्चे का एक सिंपल चीज बताऊं, 41 करोड़ लोगों के खाते में 52,000 करोड़ रुपए जा चुके हैं, ये सामने है आपके। 20 लाख करोड़ का पैकेज आ चुका है, 52,000 करोड़ रुपए 41 करोड़ के। आप कांग्रेस के 70 सालों के इतिहास में किसी के खाते में कितना पैसा गया तो बताइए। इनका संकट ये है कि 1 रुपए निकल रहा तो 1 रुपए सीधे खाते में पहुंच जा रहा है। कांग्रेस के जो मध्यस्थ थे, लुटेरे थे, दलाल थे, वो बेचारे कुछ पा नहीं रहे हैं। तो आके जो गरीब, उनके दृष्टि में कांग्रेस के जो मध्यस्थ थे वो है, तो अब मध्यस्थों को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। क्या जवाब दें कुतर्कों का? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल, लुटेरे और ये सारे के सारे दलाल हैं, इन सब लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ खा गए हैं, कहाँ नहीं खा गए हैं। और प्रेम शुक्ला जी जैसे कुतर्की लोग अपने श्रीमती सोनिया गांधी, अब बोलिए मत प्रेम शुक्ला, बदतमीजी मत कीजिए, बोलिए मत। अब ये 20 लाख करोड़ रुपए एक साथ खा गए हैं, किसी जनता को कुछ मिला हो तो जरा बता दीजिए। और राहुल गांधी जी अगर आपसे कहीं कोई कायदे का प्रश्न करते हैं, अरे भाई बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपको भी लौंडा कहना पड़ेगा, क्योंकि संसदीय शब्द है लौंडा। प्रेम शुक्ला नाम के लौंडे को चुप रहना चाहिए। प्रेम शुक्ला नाम के लौंडे को चुप रहना चाहिए। 420 राहुल गांधी, 420 सोनिया माइलो, 420 प्रियंका, और 420 राहुल, 420 है फेंकू, 420 है
कड़ी पार और 420 पूरी भाजपा और पूरी भाजपा दलालों की पार्टी है। मैं तो केस बता रहा हूँ, केस बता रहा हूँ। 2G 3G 4G जीजा जी प्रेम शुक्ला जैसे चापलूसों की पार्टी है। अरे अभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जी, अभी अस्पताल जाना पड़ेगा आपको, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। राजपूत दलाली आपकी। प्रेम शुक्ला जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी देखिए, आप दोनों ही बहुत ही मंझे हुए प्रवक्ता हैं, तो अगर आप दोनों अपनी बारी पे बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के जो संदेश आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो पहुंच पाएंगे। तो प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी को अपनी बात कहने दीजिए, फिर उसके बाद आप कह लीजिएगा, वो भी आपकी बारी में नहीं बोले थे। सुरेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी अगर केंद्र सरकार से पूछते हैं प्लान बी क्या है, तो प्रेम शुक्ला जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार कहीं ना कहीं अपने आप को असमंजस में पाते हैं, क्योंकि प्लान इनके पास कोई नहीं है। जब हम पूछते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे से सुझाव ले लीजिए, 7,500 रुपए मजदूरों के खाते में डालिए, तो ये कहते हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों के, किस करोड़ लोगों के में डाल दिया है हमें नहीं पता। पंजाब में डाले गए हैं, राजस्थान में डाले गए, छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना की गई है 5,400 करोड़ रुपए की, 19 लाख किसानों में लगभग 10,000 रुपए पर किसान को मिलेगा। हम तो पूरी की पूरी योजनाएं आपके सामने रख रहे हैं, पूरा प्लान आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ हेडलाइन बनाने में लगा है। पहले कहते हैं 66 करोड़ मास्क, और उसके बदले में क्या है कि आज भी उत्तर प्रदेश में मात्र 5,000 टेस्ट हो रहे हैं 23 करोड़ के उसमें, और जिसमें कह रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी कि 15 लाख कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं प्रवासी मजदूरों के नाम पर। या तो योगी आदित्यनाथ गलत है या इनकी पूरी सरकार गलत है। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत अच्छे हालात है लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान? क्या आपने वहां पर सब कुछ अच्छा कर दिया है कि सबसे ज्यादा चिंता आपकी महासचिव को उत्तर प्रदेश की होती है? ऐसा है प्रीति जी, अच्छे हालात कहीं नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं है, राजस्थान हिंदुस्तान में नहीं है, गुजरात हिंदुस्तान में नहीं है, या दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं है? नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस की दूरी पर तो उत्तर प्रदेश ही रहता है। उत्तर प्रदेश के मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, महासचिव भी आपकी बसेस मान आना चाहते हैं, तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, ये बात तो साफ है। नहीं, राजनीति नहीं। आप इसका जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। कर्नाटक से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, या तमिलनाडु से हो, या तेलंगाना से हो, प्रीति जी, मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल का है। तो सबसे ज्यादा तो बिहार झारखंड में तो आपकी तेजी नहीं मिली। मैं एक छोटा सा प्रेम शुक्ला जी से भी कमेंट लेना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जवाब आपका। जी देखिए, मैं तो प्रामाणिक बातें करता हूँ, जिसपे 420 केस उसका नाम लेता हूँ। ये मुझे दलाल भाड़ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये अपनी संस्कृति बता रहे हैं। मैंने चाटुकार, संस्कृति जो है गलत बात है सुरेंद्र जी, आप मत बोलिए। नहीं, ये गलत बात है। इनको अपने पिता पर शक होगा, मुझे लगता है इनको अपने पिता पर शक होगा। मुझे मेरे पिता पर पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे भाड़ जैसे शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं तो आप बता रहे हैं पूरी तरीके से। जब आप हमारे नेतृत्व को कहेंगे चापलूस, तो आपको भाड़ जैसे शब्द भी सुनने पड़ेंगे। मैं आप दोनों को यहाँ रोक रही हूँ, ये बहुत गलत तरीका है एक दूसरे पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। मैं कम से कम आप दोनों से नहीं उम्मीद करती हूँ। मैं विक्रांत का यहाँ पर रोक करना चाहती हूँ। नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैं ऐसे शब्दों को नहीं इजाजत दूंगी भाई। ऐसे कुछ भी आप उठा के एक दूसरे पर लगाने लगेंगे आरोप। विक्रांत, लॉकडाउन 4 खत्म होने को है, जो आप जानकारी दे रहे हैं लगातार, उम्मीद करें कि 31 मई अगर एक्सटेंशन नहीं होता है, लेकिन अब वाकई में आगे की क्या कदम होंगे? क्योंकि जो लॉकडाउन के बाद स्थिति आ रही है, जो नतीजे आ रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे साइन नहीं दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रीति, विमर्श इसी बात पर होना चाहिए, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विपक्ष सवाल उठाएगा और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने अपने डिबेट में ही देखा कि जिस तरीके का विमर्श होने लगा, और वो जो मजदूर और जो किसान की बात करते हैं वो कहीं पीछे छूट जाता है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के पीछे बारे में शब्द, ये सब सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, विपक्ष अगर केंद्र में विपक्ष में है तो वो जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर कोई ऐसा उदाहरण लेकर के आए कि केंद्र मजबूत
मजबूर हो जाए उसे अपने केंद्रीय स्तर पर लागू करने के लिए, या फिर केंद्र भी अगर कोई विपक्ष सुझाव अच्छा देता है तो उसे स्वीकार करे। कहीं ना कहीं समन्वय से इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है, मिलकर इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है, क्योंकि कोरोना ये नहीं देख रहा कि किस राज्य में बीजेपी की सरकार है और किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो जब तक दोनों मिलकर के नहीं करेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अकेले इस लड़ाई को लड़ भी नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी आ रही है, हम वो जानकारी आप तक साझा करें। उससे पहले प्रेम शुक्ला जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत, आगे अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। खबर ये आ रही है कि कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच आईसीएमआर ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना टेस्ट की कीमतों को कम करने के लिए कहा है। आईसीएमआर ने अपने पत्र के जरिए राज्यों से कहा है कि कोरोना टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए से कम की जाए। आईसीएमआर ने कहा है कि राज्य प्राइवेट लैब के साथ बातचीत कर आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत को कम करें ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पूरे देश भर से ये खबर आ रही है कि ज्यादातर जो देश में तबका है वो 4,500 की कीमत को अवेल कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में आईसीएमआर ने चिट्ठी लिखी है राज्यों को कि प्राइवेट लैब से आप बातचीत करिए, आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत को कम की जाए ताकि लोगों को और ज्यादा सहूलियत हो। मध्य प्रदेश के विदिशा से खबर है, जहां पास हाईवे के 2 छात्र बाइक से गुजरात जाते दिखे। देवी और जतिन नाम के दोनों छात्र जबलपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन दिनों कॉलेज बंद हैं और गुजरात में अपने घर जाने के लिए जबलपुर से न तो इन्हें कोई ट्रेन मिली और ना ही कोई फ्लाइट। जबरदस्त लू के थपड़ों के बीच दोनों छात्र करीब 1,500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के लिए निकले हैं। मध्य प्रदेश में पारा लगातार आगे बढ़ रहा है। 14 जिलों में लू चल रही है। भोपाल में 44.5 डिग्री। लेकिन ये देखिए, इन बच्चों की हिम्मत देखिए। ये मेडिकल छात्र हैं, जबलपुर से चले हैं। कोरोना के सताए ये मेडिकल छात्र जबलपुर से गुजरात वापस जा रहे हैं। करीब 1,500 किलोमीटर का सफर इनको बुलेट से, ये मोटरसाइकिल से इनको तय करना है। बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं आप तो। यस सर, अभी एक्चुअली में क्या वहाँ पे कई कंडीशन थी, ना स्कूल चल रहे हैं, ना कॉलेज चल रहे हैं, ना एग्जाम हो रहे हैं, ना कुछ, और वहाँ पे रह के भी क्या कर सकते थे। तो फैमिली इशू भी हो रहा था, इनकम से लेके सारी चीज़ों का। तो उन्होंने वही कहा कि आपको वापस ही आ जाना चाहिए। लेकिन ये आप ये बाइक इससे क्यों जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से? अभी फ्लाइट का 2-3 अनाउंसमेंट हो रहा है, वो कैंसिल हो गया। ट्रेन का भी वही हो रहा है। हमारे रूट से जो भी जितनी भी ट्रेन है महाराष्ट्र होते हुए जाती है, तो वही है कि महाराष्ट्र में इतने कोरोना के केसेस है, तो वो लोग उस वजह से वहाँ से जाने नहीं, मतलब ट्रेन चालू ही नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन धूप तो कैसे कर रहे हैं, गर्मी से कैसे बच रहे हैं? बस गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी पी रहे हैं, और ठंडा भी मिल रहा है वो भी पी रहे हैं, और बस मुँह पे ये सब लगा के चल रहे हैं आगे। अच्छा, रास्ते में तो आप अभी जैसे यहाँ आपने खाना वाना खा लिया, तो अब कितनी दूर चल के रुकोगे? अब शायद इसे 400 किलोमीटर तक तो चले गए यहाँ से। अच्छा, हाँ। कब तक पहुँचने का इरादा है? आज रात तक कैसे भी पहुंच जाए वहाँ पे तो सही रहेगा, मतलब कल की धूप वापस ना देखनी पड़े ऐसा। और इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में खाने के मुद्दे पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर और ढाबा मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई है। आरोप है कि ढाबा मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर रमेश शर्मा को जमकर पीटा। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मैनेजर की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मैनेजर रमेश शर्मा मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रमेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई घरेलू उड़ानों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होता दिखा। एहतियात बरतने के वजह से यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिली। जयपुर एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने। जयपुर एयरपोर्ट पर आज लंबी कतार है जाने वालों की, और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर लंबा लाइन लग रहा है। मेडिकल स्क्रीनिंग में सैनिटाइज़ किया जा रहा है, बैग सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर टेम्परेचर नोट किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उसमें भी वक्त लग रहा है। बाकायदा एक फॉर्म्स के अंदर सबसे डिटेल ली जा रही है, और उसी वजह से आप देखेंगे कि लंबी कतार है, लोग इंतज़ार में, घंटों इंतज़ार में खड़े हैं। सबको जाना है। हालांकि आज काफ़ी सारी फ़्लाइट्स रद्द भी हो रही है, उसके बावजूद भी कतार काफ़ी लंबी है। बोर्डिंग हो जाए, कांटेक्ट में नहीं आए, इसके लिए ग्लास कैबिन लगी हुई है। ग्लास कैबिन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से अंदर से ही
बात की जा रही है, डिटेल ली जा रही है, आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, लेकिन बिना हाथ लगाए, बिना छुए और अंदर जो चेक कर रहे हैं वो भी सीआरपीएफ के जवान फेस शील्ड लगाए हुए हैं, यानी कि तमाम तरीके की एहतियात बरती जा रही है। यूपी के झांसी में भी टिड्डियों के झुंड पहुंच गए हैं, जिससे किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। लोगों ने टिड्डियों के झुंड को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं भगा सके। बताया गया कि बाद में टिड्डियों का झुंड मध्य प्रदेश की तरफ चला गया। टिड्डियों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। उससे जो नुकसान है कि जैसे भिंडी है और टिंडे हैं, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है जी। टिड्डी से फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देती है जी। टिड्डी दल से जी नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार, बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है जी। तो फसल की पत्ते खा लेता है तो जानवरों को फिर नुकसान पहुँचाता है जी। जानवर पतला गोबर करने लगते हैं, खाते हैं, तो इसे इसलिए उससे बहुत नुकसान होता है। तुरैया खा जाती, भिंडी खा जाती, तो वो का खीरा खा जाती है, लौकी है, करेला है, भिंडी है, सब कछु है, धना है वो भी खा जाती है। नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। जो लोकस्ट स्वैम है ये ग्रेगेरियस नेचर का है और ये वही टिड्डी दल है जो राजस्थान से होते हुए शिवपुरी के माध्यम से जनपद झांसी पे आ चुके हैं। विगत 2-3 दिनों से ये टिड्डी दल, इसका जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा हो गया था झांसी जनपद के अंदर। मुख्य रूप से जहाँ पे रिवर बेड है, रिवर बेड के आसपास इस टिड्डी दल का मूवमेंट ज़्यादा हमें मिल रहा है। जो भी टिड्डी दल आता है उसका जो एक बेसिक लक्षण है कि ग्रास लैंड पे या जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे चिपक के बैठने की और वहाँ के जो भी है पत्ते खाने की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से 3 हत्याओं का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के पूरन खेड़ा गांव के बाहर तालाब के पास एक मां और उसकी 2 बेटियों की लाश मिली है। बच्चियों की उम्र 8 साल और 4 साल बताई जा रही है। तीनों ही की गला घोंटकर हत्या करने का शक है, क्योंकि मौके से तीनों के ही गले में कपड़े का फंदा मिला। हत्या के इस मामले में पुलिस ने मरने वाली महिला के पति और उसके देवर से पूछताछ शुरू कर दी हैं उनके कपड़े का फंदा लगाकर हत्या करने की प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है और जो परिजनों से बातचीत में आ रहा है कि ये पारिवारिक विवाद का मामला हो सकता है। इस सिलसिले में महिला के पति और उनके देवर को पुलिस की कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना मरीज के मिलने के बाद लोगों ने उसे सील करने का विरोध किया। जैसे ही अधिकारी हाउसिंग सोसाइटी को सील करने पहुंचे, लोगों की उनसे बहस हो गई। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने अधिकारियों से कहा कि जिस टावर में कोरोना मरीज निकला है उसे ही सील किया जाए, पूरी हाउसिंग सोसाइटी को नहीं। लोगों ने दावा किया कि वो इसके लिए पहले भी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है तो इसका सहयोग लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये प्रशासन का जो एक्शन है वो हम ही लोगों के लिए है ताकि कोरोना ज़्यादा ना फैले। अगर पूरी सोसाइटी को सील किया जाता है तो क्या ये बेहतर है? नहीं, ये अलग तरह से सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जो प्रशासन कर रहा है उसे करने दिया जाए, यही बेहतर है। राजस्थान के दौसा में लॉकडाउन 4 के दौरान मिली छूट के दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। दौसा के लालसोट इलाके में बीड़ी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइन नजर आई। सैकड़ों की संख्या में कतार लगाकर लोग बीड़ी खरीदते दिखाई दिए। बीड़ी खरीदने वाले लोगों की भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गई। मुंबई के नजदीक के वसई के एक मैदान में प्रवासी मजदूरों की भीड़ एक मैदान में नजर आई। तपती धूप के बीच ये मजदूर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए वसई के एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि यूपी और बिहार जाने वाले इन मजदूरों को बसों के जरिए रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाना था। मजदूरों की भीड़ की वजह से मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है।